नमस्कार साथियों, आज हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। एकदम जितने भी क्वेश्चन है बड़ा बारीकी तरीके से समझेंगे, यानी कि आज 1.1 का पूरा सुफड़ा साफ करने वाले हैं। और चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को समझते हैं। 1.1 को समझना ढेरी क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है, कैसे बनाना है। और पहले समझते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या उपयोग होने वाला है, उसको समझेंगे। इसके बाद हम लोग 1.1 को पूरी तरह से समझेंगे। यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था। विभाजन मतलब होता है किसी भी चीज को अलग अलग भागों में बांटना, उसे विभाजन कहते हैं। और एल्गोरिदम मतलब क्या है, ये विदेशी वर्ड है। ये क्या है? विदेशी वर्ड है। एल्गोरिदम मतलब होता है स्टेप। स्टेप मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हैं? स्टेप मतलब नहीं समझते हैं। स्टेप मतलब होता है चरण। हिंदी में इसे बोलते हैं चरण। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे? चरण। स्टेप मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये जिला है, कोई भी जिला मान लीजिए। इस जिले में नहीं होता कि चुनाव आज जो है इस जिले में पहला चरण का चुनाव ये है, मतलब कई भागों में बांटना ही स्टेप कहलाता है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप, वो सब समझ पा रहे हैं। स्टेप फिलिंग करने की चीज है भैया, आप समझ पा रहे हैं। बहुत चीज ऐसा है जो फिलिंग करना पड़ता है, तो आप उम्मीद करते हैं एल्गोरिथम मतलब समझ गए होंगे। एल्गोरिथम यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम था। विभाजन मतलब होता है किसी भी चीज को 2 भागों में बांटना, उसे 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना, उसे विभाजन कहते हैं। और एल्गोरिथम मतलब होता है चरण। चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण। रामचरण ने, साउथ वाला एक्टर ने, चरण मतलब समझ रहे हैं। यूक्लिड विभाजन से भैया हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, तो एचसीएफ प्राप्त करते हैं। देखिए हम लोग यूक्लिड विभाजन जो है हम लोग बुतरुहेस से पढ़ रहे हैं। पूछेगा कैसे, तो याद कीजिए, अगर बोलेगा 90 और 40 का एचसीएफ ज्ञात करो, तो हम लोग ऐसे नहीं ज्ञात करते हैं। 40 को 90, 40 दूनी 80, 10 चौके 40, ऐसे हम लोग ना बोलते थे कि रे एचसीएफ हो गया 10। यही बोलते थे कि हम लोग का एचसीएफ है। हम लोग बचपने से उपयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। बस यही है, अगर वैसे कुछ नहीं। अब चलिए हम लोग समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को। इससे पहले एक विधि और एचसीएफ से निकालते थे। क्या निकालते थे? एचसीएफ जो है एक विधि और से निकालते थे। उस विधि को हम लोग आभाज गुणनखंड विधि बोलते थे। आभाज गुणनखंड विधि बोलते थे। कैसे निकालते थे इसको? जैसे मान लीजिए 40-80 का एचसीएफ बोल दिया, तो हम लोग ऐसे करते थे। 2 20, 2 10, 2 पंचे 10। 80 का बोला तो ऐसे करते हैं 40, 20, फिर 10, 2 पंचे 10, फिर 40 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। 80 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। सही लिखा कि नहीं? 1 2 3 4। अब इसमें जो मिल जाता था, जो कॉमन होता था, ये कॉमन होता था, ये कॉमन होता था, ये कॉमन होता था, उसी को गुना कर देते थे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 इक्वल टू एचसीएफ होता था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। हमारा एचसीएफ कितना हो जाता था? 40। हम लोग इस विधि से बनाते थे, लेकिन इस विधि से बनाने में बहुत दिक्कत होता है। अगर नंबर बड़ा दे दे, जैसे मान लीजिए 9127 और 10,848 का एचसीएफ निकालने दे, कैसे निकालिएगा भैया? दिक्कत हो जाएगा ना। कहीं वहां से टपक गया यूक्लिड, और जब यूक्लिड टपका तो इन्होंने इसका सॉल्यूशन निकाला। करके वैसे नहीं निकालेंगे, ऐसे निकाले। अब देखिए 9127 पहाड़ा पढ़ते रहिए। 2 एकम ना है, 3 एकम ना है, 4 एकम ना है, 5 एकम ना है, 6 एकम। इसी तरह एकदम हमको लगता है बुढ़ा जाइएगा तब 9127 मिलेगा। तब तक भरी जवानी में 9127 पढ़ते रहिएगा। तो इसके लिए यूक्लिड विभाजन आया। बोला कि इसको कुछ नहीं रे चचा, डिवाइड कर दो, और डिवाइड करके इसको दो। समझे? इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लाया। काय पागल है क्या? तुम्हें एचसीएफ जानता है, अब पागल है कि बुक में घुसेड़ दिया? समझ पा रहे? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं, आखिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है। सबसे पहले ऐसे समझिए। कहता है कि मान लो ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है।
ए और बी कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। और इसको अगर भाग देते हैं, अगर इसे भाग देते हैं, भाग देने पर तो आर शेष आता है, आर शेष आता है, ठीक है, आर शेष आता है। ये कहता है क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। यानी कि अब इसको ऐसे एग्जांपल में समझिए, एकदम इसको उतारना भी है। मान लीजिए हम 3 को 7 से डिवाइड करें, थोड़ा सा नीचे में लिखते हैं भैया, 3 को 7 से डिवाइड किए, तो 3 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 आया आपका। तो इसको जो है, इसे हम लोग शेष कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल कहते हैं। इंग्लिश में से रिमाइंडर बोलते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। और इसे हम लोग भागफल कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भागफल। हिंदी इंग्लिश में से क्वोटेंट बोलते हैं। और इसे हम लोग भाज्य बोलते हैं, डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं। और हिंदी में इसे भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में भैया, भाज्य। और इसे हम ये होता है, हाँ भाज हुआ, ये हुआ भाजक आपका, भाजक। और हिंदी में बोलते हैं इसे डिवाइजर। समझ पा रहे, समझ पा रहे। इसे स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो टेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि मेरा हम लिखते हैं, बोलते हैं कुछ और लिखाता है कुछ, समझ पा रहे। तो कहीं मैथ का पढ़ाते हैं तो स्पेलिंग पर नहीं जाना, छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो ये आपका 7 जो हुआ ये भाज्य हुआ, और ये आपका 3 भाजक हुआ, और ये हुआ भागफल, और ये हुआ आपका शेषफल। अगर मान लीजिए, यहां से ध्यान से समझिएगा, अगर 3 दे दे और यहां सिर्फ 2 दे दे और शेषफल दे दे 1, रिमाइंडर कितना दे दे, 1 दे दे, तो आप यहां 6 दे दे, सॉरी, सिर्फ आपको भाजक दिया रहे और भागफल दिया रहे और शेषफल दिया रहे, तो यहां कितना होगा ये आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। कैसे भैया? तो निश्चित बात है कि 3 गुना 2 यहाँ 6 लिखा होगा, और जब 6 लिखा होगा तो यहाँ घटा 1 होना चाहिए। निश्चित है कि यहाँ 1 दिया, 7 दिया होगा, तभी ना घट के 1 हुआ भैया। एकदम कॉन्सेप्ट से समझना है इस चीज को। कॉन्सेप्ट, मैथ इज ए कॉन्सेप्ट, नॉट इक्वल टू रटन विद्या। रटना नहीं है, समझे? मैथ को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। तो हम कह सकते हैं, अब यहीं से एक फॉर्मूला आता है, बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। अब इसको ऐसे नोट करता है, ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको ऐसे लिखा, भाज्य को ए लिख दिया, भाजक को बी लिख दिया, और भागफल को क्यू लिख दिया, और शेषफल को आर लिख दिया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यह आपका फॉर्मूला तैयार हो गया। ये किसने दिया था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने। समझ पा रहे मेरी बात को? अब यहां ये बात को समझना है, क्या जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर यानी कि आर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, रिमाइंडर है। अच्छा, इसमें बड़ा छेछाली दर्द हो गया, इसको एक बार स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, इसके बाद हम समझाते हैं मीठा से। मान लीजिए 11 को हम 5 से डिवाइड किए, तो 5 दूनी 10, 1 हुआ। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेषफल। इसे हम लोग शेष कहते हैं, हिंदी में डिनोट करते हैं आर। क्या कभी शेष जीरो से घट सकता है? 0 से कम हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। शेष 0 के बराबर हो सकता है, 0 से कम हो सकता है। शेष जब भी आएगा 0 से कम आएगा। सॉरी गलत बोल दें, उल्टा बोल दी। शेष कभी भी 0 से कम नहीं आएगा। कभी आप -1 सुने हैं, कभी -2 सुने, -3, कभी माइनस में आता है? नहीं आता है, समझे? और 0 जब भी शेष होगा 0 के बराबर, ई मुहा मतलब जिधर ई मुहा, ऐसे डॉकबा जिधर बा दिया तो समझिएगा वो बड़ो है। जैसे 5 और 6 किधर बड़ो है?
तो इधर डकवाबा देना, मतलब ये जो मुख गुहा है उधर हो गया, वही बड़ा होगा। समझ रहे? 6 बड़ा। अब देखिए 7 और 6 किधर बड़ा है? 7 बड़ा है तो इधर हो जाएगा मुंह इसका। समझ रहे हैं? 9 बड़ा है, 9 और 10 इधर बड़ा है तो मुंह ऐसे खुल जाएगा इसका। जिधर बड़ा उधर ही इसका मुंह हो जाएगा। तो यानी इसका समझ पा रहे हैं कि कभी भी शेष जो है 0 के बराबर आएगा, 0 से कभी छोटा नहीं हो सकता। यानी कि शेष जो है जब भी आएगा तो 0 से बड़ा रहेगा। हम कह सकते हैं इधर मुंह है, यानी कि शेषफल जो है 0 से बड़ा रहेगा। और ये b, यानी कि b ये है, ये b है, तो b से कभी भी शेष जो है, शेषफल कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। जब भी बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा? b बड़ा होगा। अगर यहाँ b से बड़ा होगा तो यहाँ मान लीजिए 6 हो जाएगा शेषफल, तो 6 हो जाएगा तो फिर बचेगा 5 यहाँ देना पड़ेगा। तो जब भी होगा शेषफल होगा वो b से एनी टाइम छोटा होगा, b से बड़ा नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, शेषफल को r से डिनोट करते हैं, इसको ऐसे डिनोट करते हैं 0, यही हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं इसको या नहीं समझे? फिर से समझाएं। देखिए फिर से, जैसे मान लीजिए हम ऐसे डिवाइड किए, 6 को डिवाइड किए 14 में, तो 6 दूनी 12 हुआ भैया, 2 हुआ। तो हम लिख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है, यानी कि 2 जो है, 2 हो सकता है 0 से 0 के बराबर हो, यानी कि रिमाइंडर जो है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर हो और 0 से छोटा, 0 से बड़ा हो। कभी भी 0 से छोटा नहीं हो। माइनस 0 से छोटा कौन आ सकता है? -1 -2 आ सकता है। और हम कह सकते हैं कि जब भी हो रिमाइंडर वो 6 से छोटा होगा। ये 6 से छोटा रिमाइंडर क्या? देखो 2 जो है 6 से छोटा है कि नहीं भैया? 2 जो है सर 6 से छोटा है। अगर 6 से छोटा है तो हम लिख सकते हैं कि r जो है 0 के बराबर होगा, या नहीं तो 0 से बड़ा होगा। और लेकिन 6 से, यानी कि b से, b को हम लोग क्या बोलते हैं? ये इसको हम लोग कहते थे भाजक। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाजक से जब भी होगा शेषफल जो है छोटा होगा। भाजक से जब भी होगा शेषफल छोटा होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम लोग समझते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते। अब एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करें किस विधि द्वारा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके। ठीक है, 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने कहता है। तो हम लोग ऐसे ज्ञात करेंगे भैया। सबसे पहले 135 क्या है? 225 से छोटा। हमने क्या बोला कि जो बड़ा रहेगा उधर उसका मुंह जो उधर ही रहेगा। तो 225 बड़ा है तो मुंह उसका किधर रहेगा? तो 225 की तरफ रहेगा। तो हम लोग एचसीएफ देंगे, इसको भाग करेंगे। ऐसे लिखते थे 225 को एक बार में आएगा 0 90, यानी कि 90 हुआ। अब इसको यहां लिखते थे। 135 को कहां लिखते हैं? यहां लिखते हैं, ये नियम है। 90 का 90 45 हुआ। और फिर यहां देखिए घसकते जाएंगे, फिर ये 135 को यहां लिखे, फिर 90 को यहां लिखे। जब तक नहीं कट कर 0 हो जाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। 45 दूनी 90, यानी कि यही आपका क्या हो गया? आपका यही एचसीएफ हो गया। लेकिन हमको चरण में लिखना है। चलिए चरण 1 में सजा दीजिए। चरण 1 में क्या सजाना है? तो चरण 1 में सबसे पहले 225 a बराबर BQ प्लस R लिखना है। a बराबर BQ प्लस R। तो हम लिख सकते हैं कि 225 बराबर 135, इसको पूरे ढक लेना है। जब पूरे ढकिएगा तो क्या आएगा? 135 गुना 1 प्लस 90, 135 गुना 1 प्लस 90। और फिर अब इसको ढकना है। 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45 हुआ कि नहीं? अब 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यानी कि जब 0 आ जाएगा तो इसलिए एचसीएफ, यानी कि चरण 2 हो गया। चरण 2। और फिर ये भी क्या हो गया? चरण 3। चरण 3 में ये हुआ, इसलिए एचसीएफ बराबर कितना हम लोग लिखते हैं? 45। यही आपका आंसर हुआ। समझ पा रहे हैं? ये एचसीएफ समझे कि नहीं? ये एचसीएफ आपका इसी तरह बनेगा। 135 को पहले 225 से डिवाइड कर लेना है, जितना बार में आएगा उसका शेषफल लिखना, फिर एक अंक को घसका कर लिखना, यहाँ से लिखना, फिर यहाँ से इसको लिखना,
फिर यहाँ से इसको यहाँ लिखना है, फिर इसको यहाँ, अगर नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखना है। समझ पा रहे? तो ये था आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब इसको देखिए, तो सबसे पहले 196 बड़ा कि 38,220 बड़ा है, तो 38,220 बड़ा है। तो जब 38,220 बड़ा है तो 38,220 को किस में डिवाइड करना भैया? 38,220 को डिवाइड करना है 196 में। तो 196 दूनी भैया, 196 दूनी कितना होगा? नहीं कटेगा, 196 दूनी करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना? 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19, 2 1 392, 382 है। एक बार में 196, 12 में 6 गया 6, 17 9 8 17, 2 में 1 गया 1, फिर यहाँ उतरा 2। अब ये कितना बार में आएगा भैया? तो 196 आएगा। कितना बार में? 196 आ जाएगा आपका 6 चौके 24, 6 चाके 36, 7 छक्के 42, 7 बार में आ जाएगा। तो 7 छक्के 42, 2 9 7 63 और 4 63 4 67, अरे 7 6 13, नहीं, आपका 196 आपका आ जाएगा 6 दूनी 8, 6 48, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 बार में आ जाएगा। 9 बार में 9 छक्के 54, 5 9 9 81, 5 86 और 9 और 8 17, 1764, 9 छक्के 54, 9 9 81 और 5 86, 9 8 17, यानी कि आपका 9 बार में आ जाएगा। 10 बार में नहीं खिलाना है। 1764, 12 में 4 दिए, 12 में 4 घटा 8, 15 में 6 घटा 9, फिर यहाँ आपका ये हो गया, फिर यहाँ उतरा 0। तो 196 गुना 5 करते हैं, 6 पंचे 30, 9 पचे 45, 3 48, 5 का 5 और 1 4 9, आपका आ गया। कितने बार में कट गया? 5 बार में कट गया, तो 980 हो गया। यानी कि यहाँ पहले ही चरण में 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हम ये सा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसा हम लिख सकते हैं कि 38 चरण 1 में ही आ गया इसका 0। अगर नहीं आता तो हम 0 फिर इसको लिखते हैं, फिर यहाँ से इसको यहाँ उतार कर, फिर जब तक 0 नहीं आता तब तक इसको करते रहते हैं। चरण 1 में लिख सकते हैं 38,220, यानी कि ए बी इंटू क्यू प्लस आर कितना आ गया आपका? 0, यानी कि इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो यानी कि आर बराबर 0। जब 0 आ जाएगा तो फर्स्ट वाला आंसर लिखना है। एससीएफ बराबर 196। आंसर कभी कभी मिस्टेक से 195 लिखा जाता है, 195 नहीं लिखना है, ये गलत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग समझते हैं 3 नंबर। अब यही है 867 और 255 को एकदम ध्यान से समझना है। इसको लास्ट है, लास्ट बार में बताएंगे बेहतरीन ढंग से। अगर 2 नहीं देखे हैं तो इसको जरूर देखिएगा। 255 को डिवाइड करेंगे किस, यानी कि 867 को डिवाइड करेंगे 255 से। ठीक है, एकदम स्टेप 1 करके चलना है, एकदम शुरू में ऐसे लिखना है। इसको डिवाइड कीजिए। तो चलिए हम एकदम बचपना वाला बच्चा जैसा बनाएंगे। 4 पंचे, ये 4 से कटेगा, क्योंकि देख रहे हैं कि 4 दूनी या 18, तो देख रहे हैं गुना करके नहीं आएगा तो कम करेंगे। 5 के 20, 5 के 2 22, 4 दूनी 8, नहीं रे बाबा ज्यादा आ गया, 3 से करते हैं चचा। 5 3 15 16, 3 दूनी 6 1 7, 5 3 15, 3 दूनी 5 3 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, यानी कि आपका 3 आया 765। 2 6 में 6 गया 0, 8 7 1, 8 में 7 गया 1। तो चरण 1 इधर लिखना है, बगल में इधर बगल 1 इधर में लिखना है चरण 1। चरण 1 में क्या लिखे? चरण 1 में लिखे कि 867 बराबर 255। अरे ऐसे लिखना है, ए है, ये बी है, क्यू है, पहले बी तब क्यू प्लस आर, यानी कि 102। क्या अभी शेषफल 0 आया है? नहीं आया, फिर करना है। अब इसको ढक देना, अब इसे कोई मतलब है ना। किसको लाना? उठाकर 255 को लाना है उठाकर। ठीक है, तो 255 को अगर लाएंगे तो कितना बार में आएगा? तो भैया ये आपका 2 बार में आ जाएगा। 2 दूनी 4 0 2, आपका यहाँ आ जाएगा 1 5, कट गया।
समझ पा रहे? चरण टू में क्या लिखना है चचा? तो चरण टू में ए 255, बी 102, क्यू 2 प्लस अकेश। आर कितना आ गया आपका? अकेश। अब देखिए इसको भी खत्म, इसको भी। अब यहां क्या जीरो आया? शेषफल जीरो आया है? नहीं आया है शेषफल जीरो। जब तक शेष जीरो नहीं आएगा तब तक छोड़ना नहीं है, लाकर छोड़ना। अगर न आए तो बलजबरी छोड़ना है, अगर न आए तो ऐसे मतलब पकड़ के छोड़ना है, लेकिन छोड़ना है। समझ पा रहे? 51। अब इसको यहां से लाना है, 102 को लाना भैया। अब ये सबसे कोई मतलब नहीं, इसको जैसे लिए 102, 51 दूना 102। तो जब 102 आ गया तो यहां घटकर कितना आ गया? जीरो आ गया। घटकर कितना आ गया भैया? जीरो आ गया। तो हम चरण 3 में क्या किए? आए हो चच्चा, चरण 3 में किए 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, यानी कि जब जीरो आ गया तो हम लिख सकते हैं कि एचसीएफ बराबर आपका आंसर आ जाएगा 51। आंसर किसको लिखना है? ये बी को लिखना है, ना कि क्यू को लिखना है। क्यू को कभी आंसर में नहीं लिखते हैं। यहां से हम लोग कैसे लिखते थे बचपना में? एचसीएफ 51 में 21 लिख देते हैं, यहाँ 51 होगा। ठीक है, बोल भी दिए तो बार बार 21 होता है। अरे उतना तो कॉमन सेंस है ना दिमाग, गलती हो जाता है। ये आदमी है ना, ए मरखा आदमी है ना रे, चलिए लिख लीजिए। सुधार देखिए, इसको समझने के पहले एक थोड़ा सा कंसेप्ट को, एक छोटा सा कंसेप्ट को समझिए। कैसे? मान लीजिए चचा 2, सबसे पहले ये आपको समझना पड़ेगा कि विषम संख्या किसे कहते हैं। हमने आपको बता दिया है पिछला वीडियो में, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। उसे डिस्क्रिप्शन फ्रिक्शन नहीं डालेंगे, हम जाके पीछे हम देख लीजिएगा क्लास 1। ठीक है, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। और सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से डिवाइड होता है। जैसे 4 एक विषम संख्या नहीं है बल्कि ये सम संख्या है। 4 विषम संख्या नहीं है बल्कि ये सम संख्या है, यानी कि जो 2 से डिवाइड हो जाता है, जो 2 से पूरी कट जाता है उसे सम संख्या, और जो नहीं कटता है उसे विषम संख्या। एक बात बताइए चचा, 4 क्या है? विषम संख्या, सम संख्या है या विषम संख्या? तो 4 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 जब 2 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये सम संख्या होगा। अगर मान लीजिए इसमें गुना कर देंगे, 4 को 6 से गुना कर देंगे, तो जब 4 को 6 से गुना करेंगे तो जो भी आएगा वो भी कौन संख्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे 24 भी क्या है? 2 से डिवाइड है, ये भी क्या है? सम संख्या है। अगर इसको 5 से गुना कर दें तो यानी कि हम कह सकते हैं कि यहां से जितना भी 4 में जितना भी गुना करेंगे, 1 गुना करेंगे, 2 गुना करेंगे, 3 गुना करेंगे, जो भी आएगा अगर सम संख्या में किसी भी संख्या से, सम संख्या में किसी भी संख्या से गुना करने पर वो भी संख्या कैसा होगा? सम संख्या होगा। समझ पा रहे मेरी बात को या नहीं समझे? है, यानी कि सम संख्या में किसी भी संख्या को गुना करने पर वो संख्या वैसा। जैसे 8 क्या है? सम संख्या। अगर 8 को किसी भी संख्या से 3 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा? ये भी सम संख्या आएगा। 8 ही 24। मान लीजिए 10 है, मान लीजिए 8 में फिर 6 से गुना कर देंगे 48, क्या ये भी सम संख्या है? यानी कि हम कह सकते हैं कि सम संख्या, मान लीजिए 6 क्या है? सम संख्या है। 6 को अगर मान लीजिए 2 से गुना करेंगे, मान लीजिए किसी भी संख्या से 4 से गुना किए, 5 से गुना किए, 6 से गुना किए, 7 से गुना किए, 7 से गुना किए, तो ये कैसा संख्या प्राप्त हुआ? सम संख्या। यानी कि हम अगर कह सकते हैं कि 6 को क्यू से भी गुना करेंगे तो ये कौन संख्या होगा? सम संख्या। अरे क्यू कुछ भी नंबर हो सकता है, पूर्णांक हो सकता है, समझ रहे हैं? धनात्मक इंटीजर हो सकता है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक उसे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हुआ धनात्मक पूर्णांक। अब -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या हुआ? ऋणात्मक पूर्णांक। मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? तो यानी कि हम कह सकते हैं कोई भी संख्या को सम संख्या को अगर किसी भी संख्या से गुना करने पर वो संख्या कैसी प्राप्त होगी? वो संख्या सम संख्या होगी। मेरी बात को समझ पा रहे? क्यों मतलब कौन हो संख्या? 1 2 3 4 5 कुछ भी होना चाहिए क्या? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक। अब दूसरी बात ये हुआ,
अब तीसरी बात ये समझिए, अगर मान लीजिए कोई भी संख्या कोई भी विषम पूर्णांक है, अगर मान लीजिए कोई भी सम संख्या में और एक जोड़ दें, ये भी सम संख्या, ये दोनों क्या है, सम संख्या है। अरे क्यू सम संख्या है कि नहीं, 6 क्यू सम संख्या हम बताए थे। और अगर उसमें एक जोड़ दें तो क्या ये विषम संख्या प्राप्त होगी? कैसे भैया? तो 6 को मान लीजिए 1, 6 क्यू को मान लीजिए 1, कुछ भी मान सकते हैं। और अगर इसमें एक जोड़ देंगे तो 13 क्या है? विषम संख्या। समझ पा रहे? 13 कौन सी संख्या है? विषम संख्या। 7 यहां मान लीजिए 2 + 1 13 आ गया, तो कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। समझ पा रहे हैं? यानी कि हम अगर मान लीजिए यहां 3 भी जोड़ दें तो 3 जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी? तो 3 जोड़ेंगे, 4 दूनी 12, 3 15, कौन सी संख्या? विषम संख्या। अगर मान लीजिए 6 × 3 + 5 भी कर दें तो कौन सी संख्या? 18 5 23, 23 कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो वही बोल रहा है, प्रूव करो ना, प्रूव करके दिखाओ उनको कि इस तरह धनात्मक विषम कोई भी विषम पूर्णांक को 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। हमको दिखाना प्रूव करके, ये तो सब जानता है, हमको दिखा प्रूव करके। तो चल भैया दिखा दे, क्या टेंशन है, देख लो। माना ए धनात्मक पूर्णांक है और बी को क्या मान लेते हैं? जब हम 6q लिखते हैं तो 6q + 1 लिखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ बी कितना है? 6 है, और q तो q ही दिया है, और r का मान कितना है? 1 है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो b बराबर क्या मान लिया भैया? 6। यहाँ दिया हुआ है, हम माने नहीं, दिया हुआ मान लेते हैं कि b बराबर 6 है। ऐसे मान लेते हैं कि b बराबर 6 है। और a क्या मान लेते हैं कि माना a धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब समझ गए? 1 2 3 4 5 6। अरे भैया 1 2 3 4, अगर इसके आगे प्लस लगा है तो ये धनात्मक पूर्णांक होगा। हमने बताया था कि पूर्णांक किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो धनात्मक संख्या जो हो जाएगा, जो +1 +2 +3 +4 5, अरे प्लस छुपा हुआ रहता है, बार बार थोड़ी बोलते प्लस, गिनती +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8, हमारे प्लस कहते हैं। ऐसे तो इंग्लिश मीडियम वाला सब मतलब एगो गिनती कर 2 1 जा 2, अरे हिंदी में 2 का 2 हो गया फटाक से। अरे बोलेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, लगता है ऐसे कर रहा है। तो कौन सी होगा? वैसे हम बोलिए धड़ाक से, जो सुविधा रहे। इंग्लिश बोलने में सुविधा रहे इंग्लिश बोलिए, हिंदी बोलने में सुविधा रहे हिंदी बोलिए। हम दोनों भाषा को समान मानते हैं। उर्दू बोलने में सुविधा लगे उर्दू बोल देंगे। समझ रहे? और अगर -1 -2 -3 रहे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब होता है माइनस। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? माइनस। अब इसको ऐसे समझिए, तो यूक्लिड विभाजन परमिका से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चचा मिटिए जाता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं भैया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं a = bq + r, जहां r कभी भी 0 से छोटा, r कभी भी 0 से बड़ा नहीं होगा। r कभी भी 0 से छोटा, यानी कि जब भी r होगा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन कभी भी छोटा नहीं होगा। फिर b से कभी भी छोटा नहीं होगा, जब भी होगा तो b r से बड़ा होगा। समझ पा रहे? उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं क्या? r जो है 0 से बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा, -1 -2 नहीं जाएगा, 0 से एनी टाइम बड़ा होगा, और b से r छोटा होगा। समझ पा रहे हैं? तो चलिए r का मान, यहां हम r के जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0। r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। मान लीजिए हम 5 को 14 से डिवाइड किए, ठीक है, तो 5 दूनी 10, 4 हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर जो है, यानी कि शेषफल जो है वो 0 हो सकता है या नहीं। तो यानी कि 5 से एनी टाइम ये छोटा होगा। ये जो रिमाइंडर है b से छोटा होगा। b से छोटा मतलब 1 हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कभी भी नहीं हो सकता। काहे? 5 अगर होगा तो यहाँ कट जाएगा, 5 का 5 आ जाएगा। समझे चचा? तो कभी भी b से कभी भी रिमाइंडर बड़ा नहीं हो सकता, एनी टाइम b से छोटा ही होगा। कान खोलकर सुन लेना, समझा?
क्योंकि ये कंसेप्ट बार 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 आने वाला है। चलिए ध्यान से समझिए, यानी कि आर हो सकता है बी कितना मान लिया चाचा 6, यानी कि आर का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। क्या 6 हो सकता है? क्या 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है रे बाबा। तो जब भी आएगा 6 से कम आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। समझ पा रहे मेरे चचा? तो ये हो सकता है। अब चलिए इसका मान हम लोग ऐसे रखते हैं, इसका मान अब यानी कि आर का वैल्यू इतना हो सकता है, यानी कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि a बराबर 6q प्लस आर है, 6q प्लस 0। समझ पा रहे? a बराबर बी क्यू प्लस आर है, तो यानी कि नहीं समझा चाचा, a बराबर बी क्यू प्लस आर है ना रे, a बराबर 6q प्लस आर, आर के जगह पर एक बार 0 रखेंगे, रखेंगे ना चाचा। तो जब 0 रखेंगे तो 6q प्राप्त होगा। अरे 1 में अगर 0 जोड़ देंगे तो क्या होगा चाचा? 10 हो जाएगा है? अरे हम बताएं ना कि 0 अगर आप में अगर 0 जोड़ देंगे ना चाचा तो आप भी आप ही हो जाइएगा, समझे? तो 1 में अगर 0 जोड़ देंगे तो 1 ही होगा। समझ पा रहे? तो उसी तरह 6q प्लस 0 करेंगे तो 6q होगा। 6q क्या है? हमने आपको बताया था ये सम संख्या, तो सम संख्या में किसी भी संख्या को गुना करने पर क्या होगा? सम संख्या। तो ये क्या हो जाएगा बाबा? सम संख्या। ये क्या हो जाएगा? सम संख्या। इसी तरह ब्रैकेट में लिख देना है सम संख्या, ठीक है। अब a बराबर 6q प्लस फिर क्या लेना है? 1 लेना है। तो जब 1 लेंगे तो क्या ये 1 जो है अगर हम इसको 0 मानकर देखेंगे, q के जगह पर अगर हम 0 मानेंगे तो 6 गुना 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। मान लीजिए 1 मानकर देखेंगे तो यहां क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 7 क्या है? विषम संख्या है। 7 क्या हो जाएगा? विषम संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि ये विषम संख्या है। ये कौन संख्या है? विषम संख्या है। कोई भी अगर सम संख्या में यहां 6q अगर सम संख्या में 1 जोड़ दें तो विषम संख्या प्राप्त होगा। कैसे? 6 गुना अगर यहां 1 जोड़ दिए, ये मान लीजिए 6 गुना b1 प्लस 1 जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या? विषम संख्या। a बराबर 6q प्लस कितना रखेंगे चाचा? 2 रखेंगे। तो एक बात बताइए, इसको हम ले लेते हैं कॉमन। जब कॉमन ले जाएंगे तो कितना बचा? 3q प्लस 1 बचा। अब 3q, ये कोई भी संख्या रहे, गुना हो रहा है ना, 2 से गुना, सम संख्या से कोई भी संख्या को गुना करेंगे। अगर मान लीजिए ये सम संख्या है, 4 2 है, अगर q प्लस 1 से गुना करेंगे तो ये भी क्या प्राप्त होगा? सम संख्या ही प्राप्त होगा। हमने क्या बताया कि सम संख्या में कोई भी संख्या से गुना करने पर, कोई भी संख्या से गुना करने पर वो कौन सी संख्या हो जाएगा? सम संख्या। सम संख्या में दादा को गुना करेंगे तो वो कौन सा संख्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। मौसा को, चचा को गुना करने पर समय संख्या प्राप्त होगा। कोई भी संख्या से गुना करने पर समय संख्या प्राप्त होता है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। कौन सी? सम संख्या। समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? अब a बराबर फिर कितना रखने पर? 6q प्लस 3। और जब 6q प्लस 3 रखेंगे तो ये क्या है? 3 कॉमन लेंगे, 3 दूनी 6 2q प्लस 1। तो यहां देखिए ये कौन सी है? विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या है तो विषम संख्या गुना कोई भी संख्या, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? फिर a बराबर 6q प्लस 4, यहां कॉमन लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 3q प्लस 2। अब एक बात बताइए, ये सम संख्या है। सम संख्या में किसी भी संख्या को गुना करने पर वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? सम संख्या पर। समझ पा रहे? फिर a बराबर 6q प्लस क्या है? 5 है। r के जगह पर एक बार 5 रखना है। तो ये कौन सी? 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 है। तो जब प्लस 5 है तो q के जगह पर कुछ भी रखिए ना, 1 रखिए, प्लस 5 कौन संख्या आएगी? विषम संख्या आता है। तो ये हम लिख सकते हैं कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या है। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q प्लस, क्या 6q में दर्शा सकते हैं? नहीं रे बाबा, 6q क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगा। तो 6q प्लस 1 में दर्शा सकते,
6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। समझ पा रहे भैया या नहीं समझ पा रहे? ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ये था आपका 2 नंबर। समझ पा रहे? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग क्या किए कि हम लोग 1 और 2 को पढ़ लिए। 1 और 2 को यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में 1 नंबर और 2 नंबर के बारे में यानी कि जितना भी थ्योरी वगैरह जितना भी पोर्शन था हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग 3, 4, 5 इस सब को पढ़। ऐसे क्या होता है कि एक वीडियो अगर 1-2 घंटा देखेंगे मन नहीं लगता है मर्दी में। मन लगेगा। इससे क्या होता है कि ऑफलाइन में जो बातें बोल सकते हैं ना वो ऑनलाइन में नहीं बोल पाते हैं। समझे? और अभी नया नया है ना तो लगता है यहाँ जो कैमरवा देख से सामने में देख देख के बनाते हैं तो दिमागवा खराब हो जाता है। कौन चीज सामने में कोई नहीं है, कोई नहीं है। एगो खाली हमारा कैमरामैन है, यही खाली देखता है, यही इधर उधर करता है, इसी को देख के पढ़ाता। तो ऐसे नहीं ठीक लग पाता। और ऑफलाइन में बोलते हैं हड़ा हड़ बोल देते हैं तो टेंशन नहीं रहता। ऑफलाइन में आदत है पढ़ने का। और कभी कैमरा के सामने नहीं ना बोले हैं पर अब आपको बोलेगा कि आप ऐसे अगर बदमाशी करने बोलेगा तो कर दीजिएगा, बोलेगा कि नहीं खड़ा होके बल जबरी बदमाशी करो, नहीं कर पाइएगा बदमाशी। समझ पा रहे? कभी कभी फ्लो चार्ट में लेकिन कभी फ्लो में एकदम बढ़िया गाना गवा जाता है, खरबको गरवा बड़ा बढ़िया सुर से गवा जाता है। और वही बोलेगा स्टेजवा पर चढ़ा कर बोलेगा गाना गा करेगा, मुर्गी नियर मांगने शुरू कर देगा। समझे ना? तो यही होता है। अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रहा है। हम लोग कौन चीज प्रैक्टिस होगा उतना हम अच्छा एक वक्ता नहीं है जो बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर जहाँ तक अब देख लीजिएगा वीडियो, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं, लिख के डाल दीजिएगा। ये है कौन चीज है ये कमेंटवा बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम पढ़ के देख लेंगे। इसके बाद फिर हो जहाँ तक होगा वहाँ तक हम प्रयास कर देंगे। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बात बोल दी है लास्ट में। मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, शानदार। जिंदाबाद।